चलिए एक बार फिर से अपन अपने इस प्लेटफॉर्म पे उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो अपने लास्ट टर्न पे चैप्टर की समरी पढ़ी थी। अपना चैप्टर नंबर 7 जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि अपन पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में। इस चैप्टर को कर मैंने पूरा का पूरा समराइजेशन किया था, इसका अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसकी क्या समरी रहने वाली है, ये अपन ने कल डिसाइड किया था, ये इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो कल अपन ने देखा था कि पूरे चैप्टर को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया था? 5 भागों के अंदर। पहला भाग कौन सा था? सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय के बाद दूसरा टॉपिक कौन सा था अपना? प्रतिरक्षा तंत्र। क्या नाम था? प्रतिरक्षा तंत्र को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 में। पहला कौन सा था? सहज प्रतिरक्षा। दूसरा कौन सा था? उपार्जित प्रतिरक्षा। समझ गए बात यहां तक? तीसरा टॉपिक कौन सा था अपना? मानवीय रोग। ठीक है ना? क्या नाम था? मानवीय रोग के अंदर कितने टाइप के रोग देखने? पहला कौन सा था? जीवाणु जनित। दूसरा विषाणु जनित। और तीसरा प्रोटोजोआ जनित। इसके बाद अपन ने अगला देखा था। अगले का नाम क्या था अपना? घातक रोग। और घातक रोग में कितने रोग पढ़ने थे अपन को? 2 में। पहला कौन सा था? और दूसरा कैंसर। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे आए थे। लास्ट टॉपिक का नाम क्या था? ड्रग्स तथा नशीले पदार्थ। ये 5 टॉपिक थे जिसे 1 बाय 1 अपन को कंप्लीट करना था, पढ़ना था। इसमें से पहला टॉपिक आज अपन स्टार्ट करने वाले थे जिसका नाम क्या था? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो आखिरकार ये स्वास्थ्य होता क्या है? हेल्थ किसे कहा जाना सही होता, उसी हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। और इसी हेल्थ की डेफिनेशन जो दी थी वो किसने दी थी? WHO। WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक प्रॉपर सटीक डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, अगर उसके बॉडी के ऊपर कोई भी खराबी नहीं है, बॉडी के अंदर कोई खराबी नहीं है, यानी फिजिकली वो कैसा है? फिट है। समझ के बाद मेरी फिजिकली कैसा है? फिट है। लेकिन मान लो वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी पढ़ाई को लेकर एग्जाम ऊपर आ रखे हैं सर के ऊपर और उसने कुछ भी नहीं पढ़ा रखा है और उसने बहुत बड़े सपने सोच रखे, तो वो मेंटली क्या हो रखा है? डिस्टर्ब हो रखा है। तो एक व्यक्ति अगर दिखने में पूरी तरह स्वस्थ है लेकिन मेंटली डिस्टर्ब है तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा क्या? और अगर मान लो अपन अगर पूरी तरह फिजिकली फिट है और वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह फिट है लेकिन फीलिंग जी के साथ कैसा है? फीलिंग जी मतलब भावात्मक रूप से। ठीक है ना? फीलिंग जी कौन सी? परवीन जी वाली की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सी फीलिंग जी है यहाँ पे? भावात्मक, यानी भावनाओं में कहीं बहा हुआ नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? स्वस्थ होगा कि अनस्वस्थ होगा? अनस्वस्थ होगा। समझ गए मैंने क्या बोला? भावनाओं में बहा हुआ। मैंने क्या बोला? मान लो भावनाओं में बहा हुआ नहीं है, और नहीं है तो कैसा होगा? स्वस्थ। अगर बहा हुआ होगा तो कैसा होगा? अस्वस्थ। तो इसे ही अपन बोलते हैं भावात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। पहला कैसा होना चाहिए? शारीरिक रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। दूसरा कैसा? मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। तीसरा भावात्मक रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ। चौथी बात करते हैं सामाजिक रूप से। अगर मान लो किसी व्यक्ति की समाज के अंदर एक गलत इमेज पैदा हो गई और हर कोई उसके लिए गलत बात कर रहा है समाज के अंदर, तो क्या वो मेंटली क्या सही स्टेबल रह पाएगा क्या? नहीं। और अगर सामाजिक रूप से कृति फैलने से वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या वो पूरी तरह स्वस्थ माना जाएगा क्या? नहीं। तो पूरी तरह स्वस्थ या फिट होने के लिए कितनी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए तुम्हें? 4। पहला कौन सा है? मानसिक। दूसरा शारीरिक। तीसरा भावात्मक। और चौथा सामाजिक। और जो व्यक्ति इन चारों तरीकों से पूरी तरह स्वस्थ है उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? WHO ने। समझ गए बात मेरी यहां तक? अगर मान लो किसी भी व्यक्ति के अंदर इन 4 पॉइंट में से किसी भी पॉइंट के अंदर खराबी है या किसी भी पॉइंट के अंदर बीमारी है या कोई भी काम वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? रोगी कहलाएगा या अस्वस्थ कहलाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये रोगी को अपन या जो रोग होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? डिजीज। समझ गए बात मेरी? डिजीज जो है 2 शब्दों से बना हुआ है, डिस प्लस इज। क्या नाम है? डिस प्लस इज। नाम दिख रहा है कि नहीं?
इसका मतलब होता है कंफर्ट जोन में, अपन अपने वातावरण के अकॉर्डिंग कंफर्ट है। मान लो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है यहाँ पर, और अगर यहाँ पे एसी नहीं लगी हुई है, तुम्हारे पसीने टपक रहे हैं, क्या जितने फिट होकर के तुम, अगर यहाँ एसी लगी हुई है, तुम्हारे वातानुकूल टेम्परेचर है, तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे? और अगर यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, एसी नहीं लगी हुई है, इधर तुम्हारे पसीने टपक रहे हैं, तो तुम्हारा ध्यान कहीं ना कहीं इन पसीनों की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ रहे हो बात मेरी? तो इसीलिए कहते हैं तुम्हें क्या भरने चाहिए? पैसे, फीस भरनी चाहिए, जिससे क्या लग सके? एसी लग सके। तो यहाँ पे समझना, जितने तुम कंफर्ट जोन में हो, इसका मतलब तुम्हें रोग नहीं होगा, और जैसे जैसे तुम कंफर्ट जोन से दूर जाओगे, वैसे वैसे तुम कैसे हो सकते हो? रोगी या अस्वस्थ हो सकते हो। ठीक है ना? अगर व्यक्ति पूरी तरह कंफर्ट जोन में अपने अनुकूल है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? स्वस्थ होगा। और अगर कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है, तो रोग, वो कैसा हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा या अस्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए डिजीज का मतलब क्या होता है? इज मतलब कंफर्ट, और डिस का मतलब नहीं होना। अगर वो डिस्कम्फर्ट जोन में है, डिस्कम्फर्ट यानी कंफर्ट के जोन में नहीं है, और जो व्यक्ति कंफर्ट के जोन में नहीं है, वो क्या कहलाता है? रोगी कहलाता है। समझ में आ रही है बात मेरी? कुछ भी याद नहीं करना, बस डेफिनेशन के अंदर ही, शब्दों के अंदर ही तुम्हारा पूरा खेल यहाँ पे समाया हुआ है। समझ गए बात मेरी? डिजीज का कितने शब्दों से बना हुआ है? 2। पहला कौन सा है? और दूसरा इसका मतलब क्या है? कंफर्ट। और जब तुम कंफर्ट जोन में नहीं होंगे तो क्या कहलाओगे? रोगी कहलाओगे। समझ गए बात? जैसे अब तुम क्या हो? सारे के सारे रोगी हो। समझ गए बात मेरी? मुझे पता ही था तुम्हारा। ठीक है, तुम सब के सब कैसे हो? रोगी हो। अब अगली बात करते हैं, जोगी भी हो रोगी भी हो, दोनों। टेंशन मत लो, कोई कह रहा है जोगी, कोई कह रहा है रोगी, दोनों ही हो तुम, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना? समझ गए बात मेरी? अब देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। पहला आ गया तुम्हें समझ में? सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर अपन को यही पढ़ना था कि स्वस्थ किसे कहते हैं। तो अपन ने देखा कि जो व्यक्ति चारों पॉइंट से स्वस्थ होगा। चारों पॉइंट में पहला पॉइंट कौन सा था रे? मानसिक रूप से जो तुम कभी नहीं हो सकते। दूसरा कौन सा? शारीरिक रूप से। तीसरा भावात्मक रूप से, और चौथा सामाजिक। और चारों पॉइंट से जो व्यक्ति स्वस्थ है, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? पूरी तरह स्वस्थ कहलाएगा। और इन चारों में से किसी भी पॉइंट में दिक्कत होगी तो तुम कैसे हो? रोगी। और रोगी का मतलब क्या होता है, ये अपने समझ के बात मेरी? और चैप्टर का नाम यही था कि नहीं, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और स्वास्थ्य की बात अपन ने कर ली कि नहीं कर ली? रोग की बात अपन ने कर दी कि नहीं कर दी? तो यहाँ से अपने चैप्टर को अपन ने नींव तैयार कर दी। अब चैप्टर को स्टार्टअप करते हैं, और चैप्टर को स्टार्टअप करने के लिए अपन दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा था अपना? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र को समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए तुम्हें छोटे छोटे बेसिक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। उन्हीं बेसिक पॉइंट से अपन इस चैप्टर को स्टार्टअप करें। ये टॉपिक के अंदर नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के बिना तुम इसकी नींव को या इसके बेस को तैयार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है प्रतिरक्षा तंत्र कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से। पहला शब्द कौन सा है? प्रतिरक्षा, और दूसरा तंत्र। अभी मैं तुम्हें तंत्र क्या होता है वो समझाने वाला हूं, उसके बाद अपन प्रतिरक्षा पे आएंगे। समझ में आई बात मेरी? तो देखना यहाँ पे, समझना। मान लो ये तुम्हारे कौन है? कौन है रे? परवीन जी सर। कौन है? अब मैंने क्या किया, परवीन जी सर को अपन ने रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंट ले लिया। तुम्हें पता है कि परवीन जी सर के क्या दिक्कत है? परवीन जी सर के फूंक मारोगे तो यहाँ से उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जो भी ऑर्गन्स होंगे बाहर की तरफ होंगे कि अंदर की तरफ होंगे? बाहर की तरफ होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि मेरी बात करें अपन, खाते पीते घर वालों की बात करते हैं। ठीक है ना? जो खाते पीते घर वाले हैं, जो सूखे लकड़ी है, उनकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, जो खाते पीते घर वाले हैं। ठीक है ना? समझ रहे हो बात मेरी? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो जो खाते पीते घर वाले हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। अब खाते पीते घर वाले हैं, अब उनके तो बेचारों के बहुत सारा सोना वोना सब डाला हुआ है यहाँ पे, तो उसके बाद ऑर्गन्स आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पहले उनको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? अब बेचारे सूखी लकड़ियां, उनके तो है ही कुछ नहीं ऑर्गन्स के अलावा। समझोगे नहीं? तो अपन क्या कर रहे हैं, परवीन जी को एक रिसर्च के लिए एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? और किसको? अब मैंने क्या ले लिया? बड़ा सा चाकू ले लिया। समझ गए बात मेरी? चाकू की जरूरत, चाकू चाहिए होगी। ऑर्गन्स है तो हड्डियों को तो काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारी थोड़ी बहुत सुरक्षा करता है। अगर वो नहीं होता तो आज तुम कहाँ होते? यहाँ पे मैं एक फोटो लगा था तुम्हारी बड़ी सी, और इधर क्या लगा था तुम्हारे? माला। अभी उन हड्डियों के कारण तुम अभी भी बचे हुए इस धरती के ऊपर, तुम्हारा अस्तित्व अभी भी जिंदा है। अगर वो हड्डियां नहीं होती तो तुम कहाँ होते?
समझ गए? तो जो डायरेक्ट है वो समझेगा कि नहीं समझेगा कि मेरे बारे में ही कह रहे हैं। अगर नहीं कह रहा सॉरी है तो नहीं बोला, समझो नहीं? जो जैसा उसको लगेगा कि नहीं किसकी बात कर रहे हैं अपन, तो जिसको लग रहा है इसका मतलब। अब देखो यहाँ पे परवीन जी का मान लो या कुछ सूखी लकड़ियों की बात कर लो, उनका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ले सकते हो। तो इमेजिनेशन कर रहे हो वो सूखी लकड़ियां कहाँ बैठी, अपन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए काम में ले लिया, और काम में लेने के लिए मैंने क्या ले लिया, एक चाकू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, परवीन जी का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का मतलब समझते हो क्या? तो पाचन तंत्र पूरा का पूरा काट दिया, जिसमें वो क्या करते थे, खाते थे। समझ गए? पूरा का पूरा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब समझते हो क्या? पाचन तंत्र में एक अंग आता है कि बहुत सारे अंग आते हैं? बहुत सारे अंग। कैसे? पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? मान लो तुम्हें परवीन जी सर कहीं चले गए किसी बड़ी सी शादी में, बिना इनविटेशन को घुस गए, तो क्या करेंगे, थाली भर करके ठूसेंगे कि नहीं ठूसेंगे? तो सबसे पहले कहाँ ठूसेंगे? मुख के बाद खाना कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। कहाँ जाएगा? उसके बाद कहाँ जाएगा? ग्रसिका के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। समझ में आ रही है बात मेरी क्या? यानी तुम्हारा परवीन जी का या तुम्हारा जो सूखी लकड़ियां उनका पाचन तंत्र क्या एक अंग से बना होगा कि बहुत सारे अंगों से बना होगा? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही पाचन तंत्र को मैंने क्या कर दिया, साइड में रख दिया। समझ गए बात मेरी? अब मैंने क्या किया, परवीन जी का श्वसन तंत्र काटना स्टार्ट किया। क्या काटना स्टार्ट किया? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के अंदर भी एक ऑर्गन्स होंगे कि बहुत सारे होंगे? सबसे पहले सांस कहाँ लेते हो तुम? नाक के बाद कहाँ जाती है? ग्रसनी में। कहाँ जाती है? ग्रसनी के बाद कहाँ जाती है? कंठ में। कहाँ पे? कंठ में। फिर कहाँ जाती है? श्वास नली, जिसमें श्वसनी, श्वसनिका, और लास्ट में जाती है फेफड़ों के बाद। ऐसे बहुत सारे अंग मिल करके किसका निर्माण करते हैं? श्वसन तंत्र का। वैसे जितने भी तंत्र होते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर, वैसे सारे के सारे तंत्र मैंने निकाल के कहाँ रख दिए? साइड में। किसके रखे हैं? परवीन जी सर के और लकड़ियों के। ठीक है ना? समझना इधर। अब परवीन जी सर के सारे तंत्र आगे के नहीं आगे? क्या अपन को सारे तंत्र पढ़ने हैं कि एक तंत्र पढ़ना है? यहाँ पे एक कौन सा पढ़ना है तुम्हें? समझ में आ रही है बात क्या? यानी प्रतिरक्षा तंत्र क्या एक ऑर्गन से बना होगा कि बहुत सारे ऑर्गन से बना होगा? और जो ऑर्गन्स मिले होंगे, उन्हीं जो भी अंग मिले हुए होंगे, वो सारे अंग मिलके किसका निर्माण करेंगे? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करेंगे। समझ में आ रही है बात क्या? समझ रहे हो कि नहीं बात, कि प्रतिरक्षा तंत्र एक अंग से बना होगा कि बहुत सारे अंगों से? अब मैंने यह किया, केवल और केवल किसकी बात करूंगा? प्रतिरक्षा तंत्र की बात करूंगा कि सारे तंत्रों की बात करूंगा? अभी के लिए किसकी बात करूंगा? प्रतिरक्षा तंत्र की। अब प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर जितने भी अंग काम आ रहे हैं, उन अंगों को अलग अलग काट दिया। एक अंग इधर रख दिया, दूसरा अंग, सारा अंग। ठीक है? यानी बहुत सारे अंग हुए कि नहीं हुए? अब एक अंग की बात करो, एक अंग किससे बना होगा? उत्तक से। बहुत सारे उत्तक मिलके किसका निर्माण करेंगे? केवल एक ऑर्गन्स का। और जब वो उत्तक था, उस उत्तक को मैंने अलग किया और उत्तक को काटना स्टार्ट किया, और जब मैंने देखा कि उत्तक को काटा तो उसके अंदर मेरे को क्या मिला? सेल। तो क्या सेल को काट पाना उसके बाद पॉसिबल था क्या? यानी परवीन जी की सबसे छोटी इकाई जो इनकी बॉडी के अंदर थी, वो कौन सी थी? सेल। क्या परवीन जी की सेल को मैं जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? आगे बात समझ में? जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? किसकी सेल? परवीन जी के किसी की भी? किसी की भी। ठीक है ना? समझ गए बात मेरी? अब सुनना इधर, सेल मिलके किसका निर्माण करती है? उत्तक मिलके किसका निर्माण करते हैं? अंग मिलके किसका निर्माण करते हैं? तंत्र मिलके क्या किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। ठीक है? परवीन जी का क्या अपना भी इसी तरीके से हो रखा है। समझ में आ गई बात क्या? किसी को दिक्कत है यहाँ पे? कुल मिलाकर के यहाँ एक वर्ड अपने काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? तंत्र किससे बने होते हैं? अंगों के समूह से। समझ गए बात मेरी क्या? ये लाइन जहां पर भी तंत्र वर्ड यूज होगा, ये लाइन में जरूर यूज करूंगा। चाहे पाचन तंत्र की डेफिनेशन लिखवाऊंगा तब भी यूज करूंगा, चाहे श्वसन तंत्र की डेफिनेशन लिखवाऊंगा तब भी यूज करूंगा, चाहे उत्सर्जन तंत्र की डेफिनेशन लिखाऊं या प्रतिरक्षा तंत्र की डेफिनेशन लिखाऊं, तब भी इसका यूज करने वाला हूं। आई बात समझ में क्या? किसी को दिक्कत है क्या? अब चलते हैं अपन डेफिनेशन के अपने। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अब चलो अपन डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखो यहां पर
अब बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र की। जो प्रतिरक्षा तंत्र है तुम्हारा, वो कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? दो शब्दों में। पहला शब्द कौन सा है? प्रतिरक्षा। और दूसरा शब्द कौन सा है? तंत्र। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? प्रति यानी स्वयं, ठीक है ना, दूसरे के प्रति। प्रति यानी किसी दूसरे के प्रति किसकी सुरक्षा करना? खुद की सुरक्षा करना। आ रही बात समझे? या प्रतिरक्षा जब भी वर्ड यूज हो, इसका मतलब होता है लड़ाई, फाइटिंग। समझ में आ रही है? या लड़ने की जो क्षमता होती है, उससे अपन क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। अब जो लड़ने की क्षमता है, खुद से लड़ोगे किसी और से लड़ोगे? किसी और से लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? अब देखो यहाँ पे मान लो, इमेजिनेशन कर दो, ये सूखी लकड़ियां या परवीन जी आगे मेरे सामने, और मैं उनसे लड़ाई कर रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इमेजिनेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अब दोनों की लड़ाई हो रही है खतरनाक। अब कौन जीतेगा बताओ रे? जो सूखी लकड़ियां, उनको ये गलत फहमी होती है, और गलत फहमी होना क्या होती है? अच्छी बात होती है। समझ गए बात मेरी? तो यहाँ पे समझ लो, इमेजिनेशन कर लो, परवीन जी सर आगे मेरे सामने, और मेरी और परवीन जी सर की फाइटिंग हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या कब जीतेगा कौन? थोड़ा साउंड अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। कौन जीतेगा? यानी बी जीतेगा कि नहीं जीतेगा रे? तुम्हें पहले ही बोल रखा है कि बी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बी इज ऑलवेज बी फॉर भगवान, ठीक है ना? समझ गए बात मेरी? अब देखो यहाँ पे परवीन जी सर और मैं लड़ाई कर रहे हैं। अब देखो परवीन जी सर हारे कि नहीं हारे वो अलग बात है, वो पता है तुम्हें भी हारेंगे, लेकिन क्या वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? भले एक दो थप्पड़ मारेंगे, लेकिन मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो वो लड़ने की इनकी कैपेसिटी है, भले वो कम हो या ज्यादा हो, जो लड़ने की इनकी कैपेसिटी होगी वही क्या होगी? प्रतिरक्षा। और वो किस लिए लड़ रहे हैं? खुद के लिए लड़ रहे हैं कि दूसरों के लिए लड़ रहे हैं? कहीं मेरे दो चार ज्यादा नहीं लग जाए, इसी चक्कर में वो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये लड़ाई कब स्टार्ट होगी? जब कोई बाहरी जीव आएगा तब होगी, कि खुद ही ऐसे बड़े बड़े कभी ऐसे थप्पड़ मारे, कभी ऐसे मारे? ऐसा देखा है कभी कि कोई बाहरी जीव आएगा तब स्टार्ट होगी? युद्ध देखा हो? युद्ध जैसे इंडिया का बॉर्डर है कि नहीं, उस बॉर्डर पे तैनात जितने भी सैनिक है, जब कोई पाकिस्तानी आतंकवादी अपने बॉर्डर के अंदर घुसेगा, तब वो गोली मारेगा कि ऐसे बैठे बैठे ऐसे धुंधाधुंध वहां पाकिस्तान की तरफ गोलियां फायरिंग करनी स्टार्ट कर दे? आतंकवादी आएगा तभी करेगा कि नहीं करेगा? आतंकवादी जैसे ही अंदर घुसेगा, सीधा गोली करके उड़ा के उसे फायरिंग कर दिया जाएगा, फायर कर दिया जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि बाहर वाला जीव आना चाहिए कि बॉडी के अंदर वाला जीव आना चाहिए? समझ गए बात मेरी? तो यही डेफिनेशन लिखिए, कुछ और लिखी नहीं, पढ़ते चलना। परपोषी जीव, परपोषी जीव किसको बोला है? खुद की बॉडी को। होस्ट, ठीक है ना, मेरी खुद की बॉडी। जब मेरी खुद की बॉडी में कोई बाहरी रोगजनक, परपोषी जीव का बाहरी रोगजनक के प्रति, बाहरी रोगजनक तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो गया, ये मैं परपोषी हूं। कौन हूं मैं? परपोषी। और मेरी बॉडी के अंदर कौन घुस गया? बाहरी जीव, या बाहरी रोगजनक भी कह सकता हूं, या बाहरी जीव भी कह सकता हूं। ये मेरी बॉडी के अंदर घुस गया, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? उसे मारेगी कि नहीं मारेगी? और उसको मारने की जो कैपेसिटी होगी, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा। और इस क्रिया में काम आने वाले जितने भी अंग होंगे, जितनी भी सेल होगी, उन सभी को अपन सम्मिलित रूप से अपन क्या कहेंगे? प्रतिरक्षा तंत्र। आगे बात समझे, क्योंकि तंत्र मैंने क्या बोला था? अंगों का समूह होता है कि नहीं होता रे? आई डेफिनेशन समझ में किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? परपोषी जीव या परपोषी कोशिका कौन है? तुम होगे, दूसरी है तुम खुद हो। और तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन घुस रहा है? खुद का सेल या कोई दूसरी सेल? दूसरी सेल। जब बॉडी के अंदर घुसेगी तो उसे मारने की जो कैपेसिटी होगी, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरक्षा। और इस क्रिया में काम आने वाले अंगों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। किसी को दिक्कत है क्या? आगे बात समझ में? अब ये रोगजनक होते क्या है? रोगजनक कुछ भी नहीं होते, वो सभी कारक होते हैं जो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। और कहां से इंटर होते हैं? बाहर से कि अंदर से? बाहर से। और तुम्हें क्या करते हैं? रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? रोगजनक। क्या सभी बाहरी जीव रोगजनक होते हैं क्या? सेंटेंस आ सकता है, ठीक है ना, छोटी सी बात है, लेकिन सेंटेंस पूछा जा सकता है। क्या सभी बाहरी जीव रोगजनक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तुम रोज दही खाते हो कि नहीं खाते? उसके अंदर भी जीव होता है कि नहीं होता? कौन सा जीव होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके रोग करेगा क्या? तो क्या उसे रोगजनक कह सकता हूं क्या?
तो सारे बाहरी जीव कभी भी रोगजनक नहीं हो सकते, अधिकांश क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। आगे बात समझ में क्या? यहां तक दिक्कत है किसी को? प्रतिरक्षा तंत्र की डेफिनेशन में किसी को दिक्कत है क्या? रोगजनक किसे कहते हैं? पल्ले पड़ा क्या? दिक्कत हो तो बोल देना पहले, तो बताना पहले। प्रतिरक्षा तंत्र कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? दो में पहला कौन सा है? प्रतिरक्षा। दूसरा प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? दूसरों से लड़ने की क्षमता, और दूसरे जो होंगे सभी से लड़ने की क्षमता, या कुछ विशेष से? कुछ विशेष से। समझ में आ गई बात? जो कौन होंगे? रोगजनक होंगे कि कोई भी बाहरी जीव होगा? रोगजनक होंगे। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत है? अभी तक इतना सा पढ़ा है अपन ने कि तंत्र क्या होता है, और उसके बाद अपन ने देखा कि प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझा। अब आते हैं अपने इस पूरे चैप्टर के बेसिक पे। ये जो पूरा चैप्टर है जिसका नाम है तुम्हारा जो पूरा मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसी की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इस मानव स्वास्थ्य और रोग से को स्टार्ट करने से पहले एक बात सुनना। जैसे ये चीज जो अपन ने आइडेंटिफाई की कैसे होती है उसको सुनना। अब तुम्हारी बॉडी के अंदर बाहरी जीव कैसे घुसता है सुनना। मान लो, वैसे मेरे को पता है तुम सारे के सारे बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट हो, लेकिन मेरे को पता है तुम्हारी एक कमजोरी है। ठीक है, क्या कमजोरी है? सर्दी। ठीक है ना, सर्दी में तुम नहाते नहीं हो। ठीक है, अब नहीं नहाते हो तो कभी कभी क्या करते हो तुम? ठीक है, सुनते चलो, कभी कभी तुम नहाते नहीं हो, और जब नहीं नहाते हो तो बहुत सारी गंदगी तुम्हारी बॉडी के ऊपर क्या होती है? चिपकी हुई रहती है। और वही चिपकी हुई गंदगी कहाँ चली जाती है? कभी कभी तुम्हारे खाने के साथ या पीने के पानी के साथ कहाँ चली जाती है? तुम्हारे बॉडी के साथ। ऐसे ही हमारे कौन है? रेस्पेक्टेड सवाई जी सर है। ठीक है ना, कौन है? सवाई जी सर। ठीक है ना, ये देखो जोर जोर से आवाज आ रही है, सवाई जी सवाई जी। हाँ सवाई जी सर। ठीक है, जो क्या करते हैं? रोज नहाते हैं कि नहीं नहाते? नहीं नहाते। देखो आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है, नहीं नहाते हैं। और क्या करते हैं? जो पानी है वो क्या करते हैं? उनका क्या है? रूम पे अकेले रहते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है, पानी छानना खुद पड़ता है, और सारे काम क्या करना पड़ते हैं? खुद करने पड़ता है। अब तुम्हें पता है कि आदमी पतला सा है, थका हुआ है, तो इतनी एनर्जी होगी क्या उनके पास? तो वो क्या अपना काम खुद कर पाएंगे क्या? तो वो क्या करेंगे? कभी कभी 10 दिन का पानी जो पड़ा हुआ होता है मटकी में, वही क्या कर लेते? पी लेते। और कुछ बैक्टीरिया कहाँ चले जाते हैं? उनके पेट के अंदर। ठीक है, अब जो सवाई जी सर है वो कौन है? परपोषी जीव है कि बाहरी जीव है? परपोषी जीव। और जो सवाई जी सर की बॉडी के अंदर पानी के साथ जो जा रहा है बाहरी जीव, वो क्या हो गया तुम्हारा? रोगजनक होगा कि नहीं होगा? और वो कहाँ चला गया सवाई जी के? बॉडी के अंदर, पेट के अंदर। पेट में जाने के बाद क्या करने लगा? सवाई जी सर का पेट दर्द करने लगा। समझ में आ रही है बात क्या? तो सवाई जी सर को कहाँ ले जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में ले जाके क्या करना पड़ेगा? एडमिट करना पड़ेगा। उस रोगजनक को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। जैसे ही मर जाएगा तो सवाई जी सर का पेट दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है? इसीलिए मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, तुम्हें रोज क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। समझो बात मेरी? कुल मिलाकर पॉइंट यही है कि तुम्हें रोज क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए। समझ गए बात मेरी? आगे बात सोचे तो याद रखना, कंफ्यूजन होगा। किसमें कंफ्यूजन होगा? परपोषी किसे कह रहा हूं, बाहरी जीव किसे कह रहा है, इसीलिए एग्जांपल लिया मैंने। सवाई जी सर कौन होंगे? परपोषी। और जो जीवाणु पानी के साथ गया वो कौन हो गया? रोगजनक हो गया। समझ गए बात? यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। अब चलते हैं चैप्टर के ऊपर। जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इस प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे पढ़ना है तुम्हें। इस प्रतिरक्षा को पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, तुम्हारे इस पार्ट के अंदर और पार्ट कर दिया। ठीक है ना, इसीलिए इसको समझ पाना बहुत जरूरी है। इस पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरक्षा तंत्र की, कि प्रतिरक्षा तंत्र कितने टाइप का होता है। ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि नहीं बताई थी? कितने टाइप का होता है प्रतिरक्षा तंत्र? 2। पहला कौन सा है? सहज प्रतिरक्षा। और दूसरा कौन सा है? उपार्जित प्रतिरक्षा। और जैसे ही तुम सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा को पढ़ लोगे, तुम्हारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है नीट के अंदर, तो इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है तुम्हें। कैसे पढ़ना है वो अपन सीखते हैं। अब तुम्हें पता है प्रतिरक्षा कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। पहली कौन सी है? तो पहला मैंने टॉपिक कौन सा डाला रे? सहज प्रतिरक्षा। अब सहज प्रतिरक्षा में क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनते चलना। सहज प्रतिरक्षा जो होती है,
ये एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें मिलती है। यानी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको वो प्रतिरक्षा अपने पेरेंट्स से मिली है, और ये प्रतिरक्षा सबकी बॉडी के अंदर होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी बॉडी के अंदर ये प्रतिरक्षा नहीं होती। और सबके पास एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? एक जैसी होगी। समझ में आ रही है बात मेरी? आ रही है बात? पहली बात सुनना, मैं समझाता हूं तुम्हें होती क्या है। एक पेरेंट्स था, एक जिसमें मदर और फादर थे, उन्होंने अपनी प्रतिरक्षा किसको दे दी? अपने बच्चे को। और वो प्रतिरक्षा स्किन, क्या सबकी स्किन अलग अलग है कि सेम है? कलर मत बोल देना सर इसका कलर ब्लैक है, आपका व्हाइट है, ठीक है, मेरे को पता है व्हाइट कलर है मेरा, मैं मानता हूँ, छोड़ो, फिर भी समझो, ठीक है ना, समझ लो अच्छे से कि स्किन है, इस जो बनी हुई है, इस स्किन की जो संरचना है सबके अंदर सिमिलर है कि नहीं है? समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सामान्य स्किन है, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स हैं, रंध्र हैं, ये सारे सबके अंदर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? तो ये क्या करती है, जब कोई बैक्टीरिया आएगा तो इसको ब्लड के अंदर जाने से रोकेगी कि नहीं रोकेगी? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये रोकेगी कि नहीं? सबके अंदर रोकेगी कि मेरे अकेले के अंदर रोकेगी? तो सबके अंदर ये सेम प्रतिरक्षा है कि नहीं? ये स्किन सबके पास है कि नहीं है? रे ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास नहीं है। तुम्हें पता होगा, एक और एग्जांपल बताता हूं, तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड है कि नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास ब्लड नहीं है। सभी की बॉडी के अंदर WBC है कि नहीं है? समझ पा रहे हो कि नहीं? WBC है कि नहीं? एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है। तो ये WBC भी एक प्रकार की सहज प्रतिरक्षा होती है। ये सारी संरचनाएं सबके अंदर सेम होती है, सभी में समान प्रकार की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। कौन सी? सहज प्रतिरक्षा। कभी तुमने देखा होगा, कभी एडमिशन लेने जाते हैं अपन कई बड़ी कोचिंग के अंदर, वहाँ का एक फिक्स सिस्टम होता है, सभी के साथ एक जैसा ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो एक साथ ट्रीट करते हैं। कैसे? तुम्हारे वो फॉर्म भरना पड़ेगा पहले, सबसे पहले, फिर तुम्हें फीस भरनी पड़ेगी, फिर वहाँ से बैग और जो कोचिंग का मटेरियल है वो तुम्हें दिया जाएगा। ये 4 सिस्टम सब में एक साथ होंगे। सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या लिया जाएगा? फीस ली जाएगी, ठीक है ना, और फीस लेने के बाद तुम्हारा जो भी मटेरियल है वो तुम्हें दिया जाएगा। समझ गए बात मेरी? तो ये सिस्टम सबके लिए एक जैसा है कि कुछ के लिए अलग अलग होता है? सबके लिए एक जैसा है कि नहीं? तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा सभी के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी हैं मैक्सिमम लोगों के अंदर कैसा होगा? एक जैसा सिस्टम होगा कि नहीं होगा? यानी सभी के अंदर एक जैसी होगी। विशेष होगी कि अविशिष्ट होगी? अविशिष्ट होगी, क्योंकि किसी के लिए अलग अलग थोड़ी है, सबके लिए एक जैसा ट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मान लो दूसरा क्या होता है, उपार्जित क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं मैं। उपार्जित क्या होता है? मान लो वो तुम्हारे यहां तक प्रोसेस सेम हो गया, अब मान लो मैं तुम्हें अलग अलग क्लास में बिठा रहा हूं, तुम्हारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग बिठा दिया। 95 था, उसका एक अलग बैच बना दिया, जिसके 80 से कम थे और 70 के बीच में तो उसका अलग बैच बना दिया, और जो 70 से भी कम थे उनका अलग बैच बना दिया। अब उनके अकॉर्डिंग टीचर रख रहा हूँ। जो टॉप बैच है वहाँ टॉप फैकल्टी भेज दी, जो मीडियम बैच था वहाँ मीडियम फैकल्टी भेज दी, और जो लूजर बैच था वहाँ सबसे लूज फैकल्टी भेज दी। तो अब बताओ, मैंने स्टूडेंट को उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टीचर दिए कि नहीं दिए? तो यहाँ पे स्पेसिफिक टीचर दिए कि सेम दिए? स्पेसिफिक। ये है उपार्जित प्रतिरक्षा। समझ में आ रही है दोनों का मतलब? जो प्रतिरक्षा सबके अंदर सेम हो, सिमिलर हो, उसे क्या बोलेंगे? सहज प्रतिरक्षा। और जो व्यक्ति के विशेष के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है, स्पेसिफिक होती है, उसे क्या बोलेंगे अपन? उपार्जित प्रतिरक्षा। पहला पॉइंट समझ में आया क्या? विशिष्ट कौन सी होगी? सहज के उपार्जित। और अविशिष्ट कौन सी होगी? सहज प्रतिरक्षा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके क्या क्या बिंदु होते हैं, और फिर बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा के अवरोध। ये अवरोध या बैरियर कौन कौन से होते हैं जो जीवाणु या बाहरी जीव को बॉडी के अंदर आने से रोकने का काम करते हैं। टोटल कितने बैरियर होंगे? 4 में पहला कौन सा होगा? कौन सा होगा पहला? शारीरिक अवरोध। दूसरा कौन सा होगा? कार्यकी। तीसरा कौन सा होगा? कोशिकीय अवरोध। और चौथा कौन सा होगा? साइटोकाइन। अगर तुम्हारी बॉडी का कोई पार्ट जीवाणु को बाहर से अंदर जाने से रोक रहा है तो वो कौन सा बैरियर होगा? शारीरिक बैरियर। और अगर तुम्हारी बॉडी का कोई सेल काम करके उसको रोक रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? कार्यकी। और अगर कोई सेल, कोई विशेष स्पेसिफिक सेल होगी जो इसको रोकने का काम करी, उसे क्या बोलेंगे? कोशिकीय अवरोध। और विशेष प्रकार के प्रोटीन जो होंगे उसे क्या बोलेंगे? साइटोकाइन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई
बॉडी का कोई पार्ट है वो किसी बाहरी प्रतिजन को तुम्हारे शरीर में जाने से रोक रहा है तो वो कौन सा अवरोध होगा? शारीरिक अवरोध। अगर कोई सेल कोई पदार्थ स्थापित करके, जैसे तुम्हारा सैलाइवा होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, ये सैलाइवा क्या करता है, इसमें एक विशेष प्रकार की एंटीजेंस होते हैं। अगर तुम्हारी मुख गुहा के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है उसे उसी समय मार देता है, ठीक है ना। मुंह के अंदर ही जो सैलाइवा होता है, लाल होती है अपने मुंह के अंदर, वो क्या करती है, बैक्टीरिया को मार देती है। तो ये पदार्थ स्थापित कर रही है कि नहीं कर रही? तो जब कोई पदार्थ स्थापित करती है काम करके तो उसे क्या बोलेंगे? कार्यकी अवरोध। तीसरा कौन सा होगा? कोई सेल है और सेल उससे बाहरी जीवाणु को मार रही है तो उसे क्या बोलेंगे? कोशिकीय अवरोध। और कोई प्रोटीन किसी को मार रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? साइटोकाइन अवरोध। आगे बात समझ में क्या? किसी को दिक्कत है क्या? तो पहली प्रतिरक्षा कौन सी पढ़नी है अपन को? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा में कितना पॉइंट पढ़ना अपन को? एक पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट सहज प्रतिरक्षा के अवरोध। टोटल कितने अवरोध हैं? चार में पहला कौन सा है? शारीरिक अवरोध। दूसरा कार्यकी अवरोध। तीसरा कोशिकीय अवरोध और चौथा साइटोकाइन अवरोध। चारों पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगले का नाम क्या अपने पास? उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन ने यही पढ़ेंगे, विशिष्ट होती है कि अविशिष्ट होती है? विशिष्ट होती है। इसमें कितने पॉइंट पढ़ने अपन को? चार में पहला कौन सा है? प्रकार। दूसरा कौन सा है? क्रियाविधि। तीसरा कौन सा है? प्रतिरक्षी की संरचना और उसके टाइप। और लास्ट कौन सा है? टीकाकरण। अब देखना यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो तुम्हारा उपार्जित प्रतिरक्षा होता है ये कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले यही पढ़ेंगे। और तुम्हें मैं बता दूंगी जो तुम्हारा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है कितने टाइप का होता है? 2 प्रकार का। पहला नाम क्या है? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। क्या नाम है? बहुत सिंपल सा है। क्या कह रहा है? प्रतिरक्षा तंत्र। और कैसा प्रतिरक्षा, किस पर बेस्ड है पूरा प्रतिरक्षा तंत्र? कोशिका पर। यानी तुम्हारा ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाएगा और वो विशेष प्रकार की कोशिका बाहर से आने वाले जीव को क्या कर देगी? मार देगी और खा जाएगी उसको। समझ में आ रही है बात मेरी? और जब कोई भी प्रतिरक्षा तंत्र सेल पर बेस्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलेंगे? और इसका इंग्लिश नाम भी बहुत सिंपल सा है, शॉर्ट नाम याद रखना है। शॉर्ट नाम क्या है? CMIS। सी का मतलब क्या हो गया? सेल। माध्यित का मतलब क्या हो गया? मीडिएटेड। आई का मतलब क्या हो गया? इम्यून। और एच का मतलब क्या हो गया? सिस्टम। समझ गए बात मेरी? तो CMIS का पूरा नाम क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अगला देखो इसके बाद दूसरा कौन सा तंत्र है तुम्हारे पास? तरल माध्यित प्रतिरक्षा। यानी यहां पर जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा वो किस माध्यम से चलेगा? तरल की फॉर्म है। तरल क्या होता है? लिक्विड होता है कि नहीं? तो यहाँ लिक्विड के अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी होंगे और वो प्रतिरक्षी क्या करेंगे? बाहरी प्रतिजन को मार के क्या कर जाएंगे? खा जाएंगे। समझ में आ रही है बात मेरी? का तो यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र किससे बना होगा? तरल से बना होगा। और तरल से बना होने के कारण से क्या बोलते हैं? तरल माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। कैसे बना होता है वो अभी अपन समझेंगे जब इस टॉपिक को अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इस तरल माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र का दूसरा नाम क्या होता है? क्यों पढ़ा है? चलो रीजन भी तुम्हें बता देता हूं हल्का समय। ये देखो तुम्हारी जो ब्लड होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा लिक्विड पार्ट जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। दूसरा होता है इसमें बहुत सारी सेल्स होती है। और उसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? रक्त कोशिकाएं, जिसमें तुम्हारी RBC WBC सारी की सारी आ जाती है, प्लेटलेट वगैरह, ठीक है ना, ये सारी की सारी आती है। जो तुम्हारा ये प्लाज्मा वाला भाग होता है इसी प्लाज्मा के अंदर कौन पाई जाती है? प्रतिरक्षी पाई जाती है। प्रतिरक्षी ऑलवेज कहाँ पाई जाएगी? प्लाज्मा के अंदर। और प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड भाग होता है। और लिक्विड भाग में कौन पाई जा रही है? प्रतिरक्षी, ठीक है ना, एंटीबॉडी पाई जाती है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया? तरल माध्यित प्रतिरक्षा। इसी का दूसरा नाम एक और रख सकता हूं क्योंकि जो इम्यूनिटी उत्पन्न होगी वो तरल में पाई जाने वाली किसके कारण होती है? प्रतिरक्षी के कारण होती है। और प्रतिरक्षी इसीलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं?
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। समझ गए बात मेरी? क्यों? क्योंकि ये तरल के अंदर कौन पाई जा रही है? प्रतिरक्षी पाई जा रही है कि नहीं? और प्रतिरक्षी पर ये पूरा प्रतिरक्षा तंत्र बना हुआ है, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया? सेल तुम्हारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। समझ गए बात मेरी? इसी का ही दूसरा नाम मैं ये बोल सकता हूं। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत है क्या? तो बताओ उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होगी? दो टाइप की। पहली कौन सी होगी? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। और दूसरा कौन सी है? तरल माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? हिंदी में बोलूं तो प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र। क्या नाम होगा? अब देखो यहां पर ये दोनों सिस्टम अपन ने पढ़ लिया। अब अपनी बॉडी में कैसे ये युद्ध चलता है, कैसे बाहरी प्रतिजन अपनी बॉडी के अंदर इंटर होता है, और कैसे अपनी ये सेल वाली भी कैसे मारती है, तरल वाली भी कैसे मारती है। अभी अपन ने केवल रट्टा मारा है, अभी केवल अपन ने टॉपिक देखे, तुमने समझे नहीं है रियलिटी में ये मैकेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर कैसे चलती है, कैसे ये युद्ध होता है, और कैसे अपनी बॉडी होती है बाहरी रोग जनक को मार करके अपन को रोगी होने से बचाती है। इस पूरी मैकेनिज्म को अपन इसके अंदर देखेंगे। इसका नाम क्या होगा? क्रियाविधि या मैकेनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग है और समझने वाली है, ठीक है ना? तो ये अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होगा? क्रियाविधि या मैकेनिज्म। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक क्या होगा? प्रतिरक्षी की संरचना। अभी अपन ने देखा तरल के अंदर कौन होगी? प्रतिरक्षी होगी, जो वाई शेप की दिखाई देगी। और इस वाई शेप की प्रतिरक्षी की संरचना कैसी दिखाई देती है, और ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, ये अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। समझ गए तीसरा टॉपिक क्या चलने वाला है? और लास्ट टॉपिक है जो टीका तुमने कभी लगाया होगा, वैक्सीनाइजेशन। जिस रोग का भी अपन टीका लगाते हैं वो रोग अपन को कभी दूसरी बार होता है या उसका क्या कारण होता है? पता है तुम्हें? किसी को पता है क्या? वो तुम समझोगे, अभी तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम मैकेनिज्म के बाद इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। मैकेनिज्म खत्म, मान के चलो ये इम्यूनिटी का पूरा सिस्टम तुम्हारी बॉडी के अंदर जो चल रहा है, कैसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, वो सारी चीजें तुम समझ जाओगे, लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा। समझ लो बात मेरी? तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा को अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा है? प्रकार कितने प्रकार के? 2 शॉर्ट नाम बोल दो। पहला कौन सा था? CMIS। दूसरा कौन सा था? HMIS का दूसरा नाम एक और होता है ABMIS, ए या AMIS भी कह सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या नाम कह सकते हैं? AMIS। दूसरा टॉपिक कौन सा इसके अंदर? क्रियाविधि। तीसरा टॉपिक कौन सा है? प्रतिरक्षी की संरचना एवं प्रकार। और चौथा टॉपिक कौन सा है? टीकाकरण। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं अपन, लास्ट टॉपिक है इसका। इसके बाद अपन 1 by 1 इसी को पढ़ेंगे, यही चलना है। यहां से स्टार्ट करेंगे अपन प्रतिरक्षा तंत्र, जिसमें सहज प्रतिरक्षा, ये अब ये इसका लास्ट हो जाएगा। लास्ट कौन सा है? चौथा टॉपिक में कितने टॉपिक है अपने पास? 2। पहला कौन सा है? सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और दूसरा कौन सा है? प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रिया। समझ गए बात मेरी? क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में देखेंगे, अभी के लिए ठीक है, अभी के लिए नाम याद रखना है। तो टोटल मैंने प्रतिरक्षा तंत्र को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग कौन सा है? प्रतिरक्षा तंत्र। कितने टाइप का होता है? 2 में। पहला कौन सा है? सहज प्रतिरक्षा। दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा। दूसरा टॉपिक अपना कौन सा होगा? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा में कितने पॉइंट है? एक कौन सा पॉइंट है? अवरोध कितने हैं? 4। पहला अवरोध कौन सा है? शारीरिक। दूसरा कार्यकी। तीसरा कोशिकीय। चौथा साइटोकाइन। इसके बाद तीसरा टॉपिक कौन सा अपना? उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र कितने टाइप का, कितने पॉइंट पढ़ने अपन को? टोटल 4 में पहला कौन सा है? प्रकार। दूसरा कौन सा है? क्रियाविधि। तीसरा कौन सा है? संरचना एवं उसके प्रकार। चौथा कौन सा है? टीकाकरण। सबसे पहला कौन सा था? प्रकार कितने टाइप के होते हैं? 2 में। शॉर्ट नाम बताना। पहला कौन सा? CMIS। दूसरा HMIS का दूसरा नाम क्या है? AMIS। समझ गए बात मेरी? इसके बाद लास्ट टॉपिक कौन सा है? चौथा। चौथे में कितने टॉपिक पढ़ने अपन को? 2 में। पहला कौन सा है? सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और दूसरा टॉपिक कौन सा है? प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुक्रिया। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल देना पहले। यहां तक तुम्हें लर्न करना है, पूरा का पूरा समझना है। इसके बाद वाला अपन
नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे। यहां तक दिक्कत हो तो बोल देना पहले किसी को।